अतः एतेषां पुरतः माम् आहितवन्तः ये केऽपि छात्राः ज्येष्ठाः सर्वेभ्यः स्वप्रणामाञ्जलिं स्वागतवचनानि उक्त्वा साक्षात् स्वविषयं प्रस्तोतुम् अहम् उद्यतः अस्मि। सर्वत्र एकः एव प्रश्नः आगच्छति, साम्प्रतिके भागं भागयुगे संस्कृतस्य का आवश्यकता? सर्वत्र एकः एव प्रश्नः आगच्छति, किन्तु संस्कृतस्य आवश्यकता अद्य नास्ति इति ये वदन्ति ते किम् अस्माकम् इतिहासं न जानन्ति? नवीनतमा भाषा इदानीं भारते का अस्ति कः जानाति? भवत्सु अस्ति कश्चित् यः वदेत् कि भारते नवीनतमा भाषा का? जानन्ति? पंजाबी। 16 शताब्द्याम् एव तस्य उद्गमनं जातम्। पंजाबी भाषा नवीनतमा। यस्मिन् काले पंजाबी भाषा पंजाब राज्ये न आसीत् तस्मिन् काले तत्रत्याः जनाः किं मूकाः आसन्? पंजाबी लोग बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तदा ते किं वदन्ति स्म? यदा पंजाबी न आसीत्, भाषा आसीत् वा न वा तत्र? आसीत् न? का भाषा आसीत्? न जानीमः, किन्तु कदाचित् हिंदी अपि भवितुं शक्नोति या अन्या काचित् भाषा तत्र भवितुं शक्नोति। एवं मन्यते यद् हिंदी आसीत् 16 शताब्दीतः पूर्वं कियत् पर्यन्तं हिंदी आसीत्? हिंदी कदा आगता अस्माकं देशे? 13 शताब्दी। 8 शताब्दीतः आरभ्य 10 शताब्दी पर्यन्तं तत्र उद्भावना कालः, अनन्तरं तस्य विकासः। 8 शताब्दी पूर्वं हिन्द्याः किमपि साहित्यं नास्ति, आचार्याः अत्र उपलब्धाः सन्ति। यदा हिंदी अत्र न आसीत् तदा अत्रत्याः किं वदन्ति स्म? क्या इस देश के लोग गूंगे थे? हिंदी भी नहीं थी देश में तदा। समस्या आगता न? तस्मिन्नेव काले यस्मिन् काले हिंदी भाषायाः उद्भावना जाता तस्मिन्नेव काले बंगाली पुनः गुजराती मध्य भारते याः काः अपि भाषाः इदानीं चलन्ति तासां सर्वासां भाषाणाम् उत्पत्तिः तस्मिन्नेव काले जाता। ततः पूर्वम् 8 शताब्दी पूर्वम् अस्माकं देशे का भाषा आसीत् यदि पृच्छामश्चेत् पाली आगच्छति। पाली कदा आगता? पाली यदा बुद्धः आगतः तदा पाली आगता। बुद्धः कदा आसीत्? ईसा पूर्व 5 शताब्दी। तस्मात् पूर्वम् अस्माकीनाः देशीयाः मूकाः एव आसन्। तदा तस्य समकालीनः महावीरः प्राकृत भाषा यतः आगता तस्मिन्नेव काले प्राकृत भाषा आसीत्। ततः पूर्वं प्राकृत भाषा कुत्र आसीत् तेपि न जानन्ति। किन्तु सभ्यता आसीत्, जनाः आसन् अस्माकं देशे। तर्हि तस्मिन् काले का भाषा आसीत्? यदा प्राकृत न आसीत् तदा का भाषा आसीत् तत्र? तदा अस्माकीनाः अस्माकं देशीयाः जनाः किं चिन्तितवन्तः कि अस्माकं कार्यं कथं भविष्यति? तदा अस्माकं देशे केवलम् एका एव भाषा आसीत्। का भाषा? संस्कृतम्। अन्याः याः भाषाः इदानीम् उपलब्धाः सन्ति ताः सर्वाः भाषाः ततः एव शनैः शनैः कालक्रमेण उद्भाविताः अस्माकं समक्षं समायाताः। इत्युक्ते यस्मिन् काले केवलं संस्कृतम् आसीत् तस्मिन् काले अस्माकं समाजः कीदृशः आसीत्?
यस्मिन् काले केवलं संस्कृतं नास्ति तस्मिन् काले समाजः कीदृशः अस्ति इत्युक्ते यदा प्राकृत भाषा न आसीत् तस्मिन् काले संस्कृतम् आसीत् तो संस्कृत काले पुराणानि महाभारतं रामायणं वेदाः ब्राह्मण ग्रन्थाः आरण्यकानि उपनिषद ग्रन्थाश्च तेषां कालः आसीत् तो यादृशाः ग्रन्थाः तादृशाः अस्माकं जीवनं यदि ग्रन्थः एव उत्तमः नास्ति तर्हि जीवनम् उत्तमं कथं भवितुं शक्नोति साहित्यं समाजस्य दर्पणः इति उच्यते साहित्ये किं मिलति इदानीं भवन्तः जानन्ति साहित्यं किमस्ति इदानीं रील् अस्ति केवलं तदेव आदिनं बालाः वृद्धाः अपि बहवः अहं पश्यन् अस्मि वृद्धाः अपि बहवः तादृशाः मोबैल् प्राप्य आदिनं रील् चालयन् भवन्ति ततः किं प्राप्यते भवत्सु एकमेव प्रष्टुमिच्छामि ह्यः रील् मध्ये भवन्तः यत् किमपि दृष्टवन्तः तस्य एकं किमपि उदाहरणम् अत्र वदन्तु कल जो रील देखी थी आज की नहीं पूछ रहा हूं कल जो रील देखी थी क्या किसी को याद है कि मैंने कल क्या रील देखी थी और कितनी देखी होगी दिन भर में हमारे ग्रहण की क्षमता ये है पिछले कल के दिन भर की देखी हुई रील एक भी याद नहीं है कि उसमें कुछ अच्छा था भी या नहीं था इत्युक्ते अस्माकं मस्तिष्के कीदृशं यन्त्रम् इदानीं विकसितं यत् सद्यः अस्माकं समक्षं यत् किमपि समाजे जायमानं भवति तत् सर्वम् अत्र मस्तिष्के न स्थातुं शक्नोति इत्युक्ते वयं स्वकीयं मस्तिष्कम् इदानीं कीदृशं कृतवन्तः खाली कूड़ा भरने के लिए मस्तिष्क भगवान ने दिया है कि भरते चलो यही सब अतः संस्कृत पाठकः संस्कृत छात्रः एव केवलं ज्ञातुं शक्नोति यत् अस्माकं मस्तिष्कस्य उत्तमं कार्यं किम् स एव ज्ञातुं शक्नोति वैदेशिकाः विधर्मिणः यदा आगतवन्तः तदा आगत्य सर्वप्रथमं ते संस्कृतेन अस्मान् दूरीकृतवन्तः संस्कृतेन दूरीकृतवन्तः नवीनाः भाषाः नवीनाः विषयाः आगताः इदानीं नवीनाः विषयाः के साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इत्यादि अत्र के सन्ति ये केमिस्ट्री पठन्ति केमिस्ट्री छात्राः सन्ति वा एकः एव कस्यां कक्षायां पठति 12th में पूर्वं पठितवान् अच्छा अत्र न पठति अच्छा संस्कृतमेव सर कथनस्य विषयः एव न चिन्तयन्तु ये पूर्वं पठितवन्तः इदानीं ये बीएससी एमएससी अथवा कश्चित् आचार्यः तु नास्ति अत्र केमिस्ट्री विषयस्य ये केमिस्ट्री इदानीं पठन्ति ते केमिस्ट्री विषयस्य इतिहासं न जानन्ति तेषां पुस्तके एनसीईआरटी मध्ये किं लिखितमस्ति भवन्तः जानन्ति रसायन शास्त्र की उत्पत्ति सम रॉबर्ट ने 1723 में इंग्लैंड में किया केमिस्ट्री प्रोफेसर वदति तदा एकदा एनसीईआरटी मध्ये सह मिलितवान् अहं पृष्टवान् तम् अच्छा उससे पहले क्या दुनिया में केमिस्ट्री नहीं थी बोला नहीं जी नहीं थी तदा अहं पृष्टवान् कि केमिस्ट्री मध्ये किं पाठ्यते तत्र पाठनविषयः का भवति तदा सः उक्तवान् कि एकं भिन्न भिन्न वस्तूनां योजनेन किमपि नवीनं यदा कुर्मः तदेव केमिस्ट्री भवति ऑक्सीजन हाइड्रोजन मेलयित्वा जलस्य निर्माणं भवति इति अध्ययनं केमिस्ट्री मध्ये भवति तदा अहम् उक्तवान् कि एतस्य अध्ययनं भवान् 17 शताब्द्यां ज्ञातवान् किन्तु अस्माकं पार्श्वे 2000 वर्ष पूर्वमेव अस्माकम् आचार्याः संस्कृतेन लिखितवन्तः कि अनेन योगेन अस्य वस्तोः निर्माणं भवति तदा सः उक्तवान् अच्छा
तो रसायनशास्त्रस्य संस्कृते ग्रन्थाः सन्ति वा? हमने कहा शताधिकाः सन्ति, एक दो नहीं, के सन्ति? तदा अहम् उक्तवान् सर्वप्रथमं रसायनशास्त्रे धातूनाम् उल्लेखः भवति। तो धातवः के भवन्ति? धातु कौन होते हैं? सर्वोत्तम धातु कौन सी है? स्वर्ण सबके लिए सुलभ है, और स्वर्ण के लिए 15 नाम वेद में आए हैं। निघंटु में 15 नाम स्वर्ण के हैं। इत्युक्ते स्वर्णस्य कुत्र कुत्र उपयोगः? कदा भोजन समये स्वर्णस्य उपयोगः, कदा धारण समये उपयोगः, कदा हस्ते उपयोगः, कदा मुखे उपयोगः। बहवः दन्तमपि स्वर्णस्य स्थापयन्ति मुखे, तस्यापि लाभः। एतत् वैज्ञानिकं कारणं भवति। अस्माकीनाः ज्येष्ठाः आचार्याः जानन्ति स्म। अत एव दन्तस्य स्वर्णदन्तस्य अपि विकारः आसीत्। एतत् रसायनशास्त्रस्य उपयोगः नास्ति वा? तदा स उक्तवान् हाँ ये तो है। हमने कहा अगर साधारण स्टील के चम्मच के बजाय सोने के चम्मच से खाएं तो सोने का पूरा, बोला उसके तो हमेशा स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी। हमने कहा अतएव अस्माकं राजानः स्वर्ण पात्रे भोजनं कुर्वन्तः आसन्, कारणं ते तस्य विज्ञानं जानन्ति स्म। पुनः धन्वन्तरी कः आसीत्? सः रसायनशास्त्री नासीत् वा? स एव आयुर्वेदजनकः। अच्छा, चरकः कः आसीत्? अत्र गुल्ली डण्डा एव केवलं क्रीडार्थम् आगतवान् आसीत् वा? इन्द्रदेवः इन्द्रतः भरद्वाज ऋषि पर्यन्तं या आयुर्वेदस्य परंपरा आगता, सा एव परंपरा अग्रे यदा चरक समीपम् आगता, ततः तां परंपराम् अनुसृत्य सः एकस्मिन्नेव ग्रन्थे सर्वान् विचारान् प्रतिपादितवान् यत् केन केन धातुना किं किं जायमानं भवति, कथं तस्य उपयोगः, जीवने उपयोगः, कुत्र कुत्र प्रयोगः, अस्य आवश्यकता कदा भवति। सामान्य रूपेण मानवाः बुद्धिमन्तः भवन्ति, ते स्वजीवनं कथं चालनीयं तदपि जानन्ति, किन्तु यदा अनुशासनहीनाः भवन्ति स्वजीवने तदा रोगव्याधियुक्ताः अपि भवन्ति। प्रातः जागरणं समयेन न भवति, भोजनं समयेन न भवति, शयनं समयेन न भवति, तदा किं भवति? तदा रोगाः आगच्छन्ति, व्याधिः आगच्छति। तदा यदा व्याधिः आगच्छति तदा तस्य निवारणमपि करणीयं भवति, वैद्यकः तदर्थमेव भवति। आचार्यचरकः ईशा पूर्व 3य शताब्द्यां बृहत् आकारग्रन्थं लिखितवान्। तत्र सर्वं रसायनशास्त्रमेव अस्ति। पुनः सुश्रुतः आगतवान्। चरकस्य किं नाम मूर्तिः ऑस्ट्रेलिया देशे अस्ति, सुश्रुतस्य मूर्तिः अमेरिका देशे स्थापिता अस्ति, किन्तु भारते नास्ति, कुत्रापि नास्ति। भारते केमिस्ट्री जनाः ये रसायनशास्त्रं पठन्ति पाठयन्ति ते स्वयमेव न जानन्ति चरकस्य रसायनशास्त्रे किं योगदानं, कारणं केमिस्ट्री यत् पुस्तकमस्ति तत्र तेषाम् उल्लेखः एव नास्ति। एनसीईआरटी मध्ये एकः आचार्यः केमिस्ट्री जनः उक्तवान् कि तो अब हम संस्कृत पढ़ें, कारण यदि संस्कृतं न जानाति चेत् चरक संहितायाः व्याख्यानं न कर्तुं शक्नोति। तदा हम उक्तवान् आम्, तो अब हम कब संस्कृत पढ़ेंगे? हम अस्माकं शिबिरं चलति, आगच्छतु। वयं 10 दिवसेषु संस्कृतं पाठयामः, सामान्य संस्कृत ज्ञानं भवति। चरकेन स्वकीयायां संहितायां या भाषा लिखिता अस्ति सा भाषा अतीव सरला अस्ति। कालान्तरं कालिदास प्रभृतयः यदा तथा विदग्धाः महाकाव्यकाराः आगताः तदा किमपि शास्त्रीयां भाषां स्वीकृत्य किमपि महाकाव्यं नाटकानि इत्यादिकं लिखितवन्तः, किन्तु चरकेन तथा किमपि न लिखितं। चरकेन तु अत्यन्त सरलेन माध्यमेन स्वसर्वं विचारं प्रकटितवान् अस्ति, अतः अत्यन्तं सरलमस्ति। अच्छा, केवलं चरकेन न लिखितं, चरकानन्तरं सुश्रुतः, तदनन्तरम् अष्टांग हृदयकारः वाग्भटः, अनन्तरं प्रत्येकस्मिन् शताब्द्यां शताधिकाः ग्रन्थाः इदानीं यावत् मम हस्ते आगताः सन्ति। अहं केमिस्ट्री छात्रः नास्मि, अहमपि संस्कृतस्य छात्रः। हाँ, बाल्यकाले +2 पर्यन्तम् अहमपि
साइन्स् एव पठितवान् अस्मि, अनन्तरं संस्कृते आगतवान् BA कक्षायां। ततः पूर्वम् अहमपि विज्ञानमेव पठितवान्, किन्तु तादृशः बोधः इग्नू द्वारा एकदा कुत्रचित् अहं व्याख्यानं दत्तवान्, तदा तत्रत्यः कश्चिदेकः श्रुतवान् कि एषः केमिस्ट्री विषये किमपि वदति। तदा सः सम्पर्कं संसाध्य उक्तवान् कि अहम् इच्छामि कि रसायनशास्त्रस्य भारतीयबोधः कः इति विषयम् अधिकृत्य एकं भवान् पत्रं लिखतु। तदा अहं तदर्थम् एकं पत्रं लिखितवान्। तत्र शताधिकाः रसायनशास्त्रस्य ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां क्रमशः तत्र उल्लेखं कृत्वा तमहं दत्तवान् तस्मै कि एतत् स्वीकरोतु। यदा सः स्वीकृतवान्, अनन्तरं तस्य एका कमिटी भवति यत् तत्र निरीक्षणं करोति एतत् पत्रं सम्यक् अस्ति वा, पाठनयोग्यम् अस्ति वा। तदा तत्रत्याः ये ज्येष्ठाः तत्र निरीक्षणकर्तारः आसन् ते उक्तवन्तः कः लिखितवान् एतत् सर्वं। तदा सः उक्तवान् संस्कृतस्य एकः आचार्यः। तदा तेषां टिप्पणी आसीत् कि रसायनशास्त्रविषये कश्चित् संस्कृतज्ञः एव एतादृशं पत्रं लेखितुं शक्नोति स्म, संस्कृतज्ञः एव कर्तुं शक्नोति। अन्ये ये आङ्ग्लभाषया केमिस्ट्रीं पठितवन्तः ते तत् शास्त्रस्य का परंपरा अस्ति तस्य ज्ञानं न जानन्ति, न ज्ञातुम् इच्छन्ति। अत एव भारतदेशे भारतीय ज्ञान परंपरायाः अस्माकं शास्त्राणां यत् मूलस्रोतांसि सन्ति तस्मिन् सन्दर्भे भारतीयाः न जानन्ति। छात्राः कुतः पठिष्यन्ति? यदि पुस्तके एव नास्ति तर्हि एते कुतः पठिष्यन्ति? एते न जानन्ति। अतः न केवलं रसायनशास्त्रे इदानीं भारत सर्वकारेण बहुषु संस्थासु एतादृशानि बहूनि कार्याणि आयोजितानि सन्ति यत्र सर्वेषु विषयेषु कुत्र कुत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाः स्रोतांसि सन्ति तत्र अन्वेषणं कृत्वा छात्राणां कृते सर्वे सुलभं कुर्वन्तु। एतादृशः भारत सर्वकारेण कश्चित् निर्देशः अपि दत्तः अस्ति। अस्माकं हस्ते इदानीं तदेव दायित्वम् आगतमस्ति। अस्माकं समस्या कुत्र? मूलं यस्माकं भाषा तदेव न वयं जानीमः। भाषा ज्ञानं नास्ति, अतः विषय ज्ञानं न भवितुं शक्नोति। चिन्तयन्तु, सम्पूर्णे विश्वे एकस्मिन्नेव न, सम्पूर्णे विश्वे सर्वाधिक अनुवादः कस्य ग्रन्थस्य अस्ति? भगवद्गीतायाः। प्रायः सर्वासु भाषासु सर्वस्मिन् देशे भगवद्गीतायाः भिन्न भिन्न भाषासु अनुवादः अस्ति, जनाः पठन्ति। किन्तु यत्र उद्धरणं दातुं ते उत्सुकाः भवन्ति तदा गीतायाः मूलश्लोकमेव पठन्ति। यदा कर्मणः विवेचनं कश्चित् करोति तदा किं वदति? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। एतत् वाक्यं यावत् वक्ता स्वकीय भाषणे न आनयति तावत् तस्य वक्तृत्वं प्रभावकारित्वं न आनयति। इत्युक्ते मूलम् एव आवश्यकं भवति। मूलं विहाय यत्किमपि अन्यासां भाषाणां यत्किमपि पठामः तस्य तादृशः प्रभावः न भवति यत् मूलस्य प्रभावः भवति। वयं सौभाग्यशालिनः यत् येन केन प्रकारेण केचन स्वभावेन आगतवन्तः, केचन बलात् प्रेषितवन्तः कि ना जाओ और संस्कृत पढ़ो। अहमपि तादृशः अस्मि। मैं भी मन से नहीं आया था संस्कृत पढ़ने, मुझे भी किसी ने धक्के से भेज दिया और 1 साल तक तो मैं उनसे लड़ता ही रहा कि मुझे को क्या सब्जेक्ट दे दिया पढ़ने को, ये तो समझ में नहीं आता है। पहले ही दिन लोकोक्ति समझ में ना आए तो 1 साल तो उसी में निकल गया। किन्तु गुरवः तादृशाः प्रेरकाः आसन्, ये तादृशं किमपि पंपिंग कृतवन्तः यद् भवान् तथा किमपि स्वीकृत्य अग्रे गच्छति। अनेन प्रकारेण तेषां प्रभावेण अस्यां भाषायां अस्माकं प्रवृत्तिः आगता। भाई जल्दी करके हट जाओ, सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अब उधर देखने लगेंगे तो मुझे कहाँ सुनेंगे? ठीक है, इसलिए अभी जरूरत नहीं है। अब देख लिया उन्होंने, मेरे को फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। अस्तु आगच्छतु। तो सबसे पहले तो ये संस्कृतं पठितुम् अत्र आगताः ते
स्वस्य उपरि किमपि गौरवम् अनुभवन्तु। सम्पूर्णे देशे ये केऽपि विषयाः पाठ्यन्ते तेषु विषयेषु यदि प्रतिशतम् अनुभवामः, अन्वेषणं कुर्मः, तदा संस्कृत छात्राः सर्वत्र सेवाधारकाः भवन्ति। संस्कृत का छात्र बेरोजगार नहीं रहता। इस बात को अपने दिमाग में पेंच लगा के कस लो। संस्कृतम ये पठन्ति ते बेरोजगार जनाः न भवन्ति। येन केन प्रकारेण ईश्वरः तस्य वृत्ति व्यवस्थां करोति एव। अतः मनसि तथा किमपि न चिंतनीयं कि अरे अब क्या होगा मेरा। संस्कृतज्ञानां डिमांड सर्वत्र भवति, सर्वेषु विषयेषु भवति। इदानीम् अहं संस्कृतज्ञः, संस्कृतस्य आचार्यः, किन्तु मम व्याख्यानं भिन्न भिन्न विषयेषु भवति। अस्माकं विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे कश्चित् केमिस्ट्री जनः आगत्य व्याख्यानं न करोति, किन्तु अहं रसायन विभागे गत्वा व्याख्यानं करोमि। कारणं ते जानन्ति तेषां मूलम् एतत् अत्र एव अस्ति। न केवलं रसायनशास्त्रे, फिजिक्स डिपार्ट्मेंट मध्ये फिजिक्स जनाः, यदा अहं पृष्टवान् बहुधा, लवीश महोदय अपि बहुत्र भवति, प्रायः पृच्छामि भौतिकशास्त्रस्य प्रथमं पुस्तकं किम्? न जानन्ति। नहीं जानते केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रोफेसर भी कि भौतिक शास्त्र की पहली किताब कौन सी है। जानते क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी। कोई कह देगा फलाना गोयल। गोयल लेखक है और एनसीईआरटी कोई किताब है, वो प्रकाशक है। इत्युक्ते न जानन्ति जनाः आधुनिक विषयाणां तेषाम् उद्भावना कदा। भौतिकशास्त्रस्य प्रथमं प्रामाणिकं लिखितं पुस्तकं संस्कृते अस्ति। तत्र किं नाम, न्यायदर्शनं श्रुतवन्तः, वैशेषिकदर्शनं श्रुतवन्तः। वैशेषिकदर्शनस्य प्रणेता कः? कणादः। सः प्रथम भौतिकशास्त्री आसीत्। अणु परमाणु विज्ञानस्य चर्चा तस्य ग्रन्थे कदा आसीत्? सः ईसा पूर्व 7वीं शताब्द्यां। तदानीम् एव सः उक्तवान् कि आशा आकाशः अपि एकः किमपि तथा सप्तपदार्थाः भवन्ति न, तत्र आकाशः अपि अस्ति वा? नास्ति? नवद्रव्याणि सन्ति, तत्र भवति वा न भवति? पृथिव्यः तेजो वायुः आकाशः कालादिगात्मनांसि नवैव। आकाशतत्त्वम् अपि द्रव्यम्। साइंस जनाः बहुकालं यावत् आकाशं द्रव्यं न स्वीकुर्वन्ति स्म। साइंस नहीं मानता कि आकाश भी कोई द्रव्य होता है। सोच लो, आज से 2500 साल पहले हमारा ऋषि कह के गया कि आकाश भी कोई तत्व है। साइंस ने बड़े दिनों तक शोध करते करते पहले तो विरोध करता रहा, अब पिछले 40 सालों में माना कि हां, आकाश भी कोई तत्व है। जब कोई विश्वविद्यालय नहीं थे दुनिया में, तब भारत में इतना सूक्ष्म चिंतन किस भाषा में चल रहा था। फिर भी हमारे देश के लोग गौरव की अनुभूति नहीं करते। कितना बड़े गौरव का विषय है कि हम दुनिया में सबसे पुराने हैं। आप में से किसी एक बच्चे को अचानक, और अभी एक घटना भी घट गई संयोग से, अजय जडेजा नाम सुना है ना, क्रिकेटर। अभी सुप्रीम कोर्ट से उसको ऑर्डर आया है कि फलाना राज परिवार का वारिस घोषित किया गया उसको। ठीक है, 250 करोड़ की उनकी अपनी संपत्ति थी, अभी 1400 करोड़ के मालिक हो गए वो। तो जडेजा की चाल बदल गई। बदल जाएगी ना? क्यों बदल गई? सिर्फ उसको अपने इतिहास का पता लगा है कि मैं तो उस वंश का कहीं हो जाए। और अगर कल को ये बोलता कि अरे वो तो रिक्शा चलाने वाले का लड़का है, तब क्या वही गौरव चढ़ता उसको? न्यूज बनती क्या? खुद बेचारा डिप्रेशन में रहता है कि यार आज भले मेरे पास 250 करोड़ है, लेकिन लोग मेरे को बोलते हैं कि रिक्शे वाले का बच्चा है। छोटे से इतिहास ज्ञान से व्यक्ति का स्वभाव, स्वरूप, स्टेटस बदल जाता है। हमने अपना स्टेटस जानने की कोशिश ही नहीं की। आप जान के हैरान हो जाएंगे
कि भारत देशीयाः बहवः वैज्ञानिकाः यदा इंग्लैंड यूरोप इत्यादिकं गच्छन्ति तत्र तत्रत्याः वैज्ञानिकाः पठन्ति पृच्छन्ति अस्माकीनां यत्किमपि शास्त्रं तत्तु भवन्तः अत्र आगत्य पठन्ति, विज्ञानं पाठयितुं व्याख्यानं दातुम् अत्र विश्वविद्यालये आगच्छन्ति, भवतां देशे भगवद्गीता अस्ति, भवन्तः पठितवन्तः वा? तदा अस्माकीनाः ये वैज्ञानिकाः भवन्ति तदा न भगवद्गीता न वो तो संस्कृत में जी, वो मैं आई कांट स्पीक एंड आई कैन रीड दैट। तो बोलते हैं ऐसा है कि हमको साइंस पढ़ाने मत आओ, हम ही ने तुमको साइंस पढ़ाया है, अगर हमको पढ़ाना है तो भगवद गीता पढ़ाओ। तुम्हारे जानने का जो विषय है वो तुमको भगवद गीता है। तो तुम लोग अपने इतने महान सदियों से चले आ रहे ग्रंथ को छोड़ दिया और चले आए उनका विषय पढ़ाने जिनका कोई इतिहास नहीं है। पुनः एकम सर्व विशिष्टम चिंतनम अस्माकं भाषायाः किमस्ति तदपि भवद्भिः ज्ञातव्यम्। विश्वे इस्लाम देशः इस्लामिकाः मोहम्मदीयाः ये भवन्ति, पुनः ईसाई जनाः, पुनः यहूदी धर्म, पुनः सनातनीयाः ये भारते भवन्ति। चत्वारो धर्माः, धर्म नाम इदानीं धर्म वस्तुतः एते रिलिजन धर्म नास्ति। यहूदी धर्म हजरत मोहम्मद हजरत यदा आसीत् तस्य प्रथमः, तस्य कः सन्देशः आसीत् कि अहम् ईश्वरस्य पुत्रः, सन्देशं दातुम् अत्र आगतवान् अस्मि, यथा अहं वदामि तथा भवन्तः कुर्वन्तु, तत् सन्देशम् अहं तत्र प्रापयामि। यदा भवन्तः इहलोकं त्यक्त्वा तत्र गमिष्यन्ति तदा भवतां बहु किमपि तत्र विशिष्टं स्थानं भविष्यति स्वर्गलोके। इत्युक्ते संसारे यानि वस्तूनि सन्ति सर्वेषां वस्तूनां भोगार्थम् अस्माकं शरीरम् ईश्वरेण दत्तम् अस्ति। अत एव ते भोगवादिनः। प्रकृत्यां यत्किमपि मिलति तस्य भोगमेव केवलं जानन्ति। भोगं भोगयितुमेव विज्ञानस्य विकासः जातः। हमको कमरे में गर्मी लग रही है तो हमने एसी को डेवलप कर दिया, हमको पंखे की जरूरत थी तो पंखा लगा लिया, हमको दिन में ही लाइट की जरूरत पड़ रही है तो हमने कमरे में लाइट लगा लिया, हमको इतने लोगों को बोलने के लिए माइक लगाना पड़ गया। ये क्या हुआ? आवश्यकता के अनुसार विज्ञान ने अपने अपने रूप खोल दिए। भारत में ये नहीं थे। क्यों नहीं थे? आवश्यकता नहीं। क्यों? अगर इतने सारे लोगों को पेड़ के नीचे बैठाकर मैं बोल लेता तो क्या मैं बोल नहीं सकता था? बोल सकता था ना। लेकिन हमने नहीं, उस प्रक्रिया को छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो सड़क पर रिक्शा वाले थोड़ी हैं कि बात करेंगे, हम सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जेंटलमैन हैं, हमारा अपना एक तौर तरीका है। इस चक्कर में इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े एसी लगा के हमने कमरे को तो ठंडा कर लिया, लेकिन पूरे वातावरण को क्या कर दिया? क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम मनुष्य भोग करने के लिए पैदा हुए हैं। ये सोच वहां से आई है। ये तीनों की है। इस्लाम भी यही कहता है, ईसाई भी यही कहता है और यहूदी भी यही कहता है। लेकिन भारत में ये नहीं था। भारत में क्या है? ईशावास्यम इदं सर्वम। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर कण कण में है, और जब कण कण में है तो हम उसके भोग के लिए नहीं है, हम केवल उसके उपयोग के लिए हैं। भोग और उपयोग में अंतर होता है। जब उपयोग में आएंगे तो हमारे गुरुकुल जंगल में होते थे, पेड़ के नीचे व्यवस्था होती थी, केवल जंगली जानवरों से बचने के लिए बाड़ लगा देते थे ताकि कोई जानवर हमें खा न जाए। बाकी प्रकृति को कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता था। ये हमारी प्रकृति थी, वो हमारा स्वभाव था। हम प्रकृति को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। एतादृशं चिंतनम अस्माकं भाषायाम आसीत्। तत्सर्वं विहाय तेषां विज्ञान विषयं स्वीकृत्य ते सर्वप्रथमं किम् उक्तवन्तः? संस्कृते किमपि नास्ति। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात याद आ गई, वो भी बोलता चलूं। भगवान राम थे कि नहीं थे, इस पर बड़ी डिबेट चली ना, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है पूरा। आजकल अभी कल ही वाल्मीकि जयंती बीती है।
और लेट आए थे। उस राम का अस्तित्व भारत में है कि नहीं है, इस पर डिबेट चली। सुप्रीम कोर्ट कितने वर्ष तक करता रहा डिबेट, अंत में फैसला दे पाया। और वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे। अपने उनसे कितने लोग जानते हैं इस बात को? कहीं सही नहीं है। कितने लोग? काफी लोग जानते हैं। सही नहीं है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है। अब ये जो लाइन अभी मैंने कही कि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे, ये किसी संस्कृत के किताब में नहीं लिखा है। ब्राह्मण थे। लेकिन इस बात को कहने वाले इस देश में सबसे ज्यादा लोग हैं। ये कहां से आ गया है? ये कहां से आया? वाल्मीकि ने खुद नहीं कहा अपने को। वो खुद कहते हैं कि मैं तो प्रचेता का पुत्र हूं। प्रचेता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, 10 बार कहा पूरे वाल्मीकि रामायण में। एक बार भी नहीं कहीं रत्नाकर डाकू का नाम आया। लेकिन संस्कृत में किसी ने इस बात को नहीं कहा। पूरे इतिहास में कम से कम 2500 का इतिहास तो अभी लिखित है हमारे पास, संस्कृत में किसी ने नहीं कहा। अब आया किंवदंती। जो लिखा है उसको तो तुम मान नहीं रहे थे कि राम थे कि नहीं थे, और जो नहीं लिखा है उसको प्रमाण मान लिया। कुत्र गच्छामः वयम्। हम भारत के लोग अपने ही मूल शास्त्रों के मूल रहस्य को जानना ही नहीं चाहते। पूछो किसी से कि यह किंवदंती किसने कही? किसने वाल्मीकि को फोन करके पूछा था कि तुम रत्नाकर डाकू थे कि नहीं थे? किसने उनको मेल पर यह जानकारी आरटीआई के थ्रू मांगा था? कहां से आई ये जानकारी? लेकिन एक वर्ग को उसी के नाम पर खड़ा कर दिया गया। एक वर्ग वाल्मीकि को अपना मान के किनारे हो गया कि नहीं कि हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं। अरे वाल्मीकि एक समाज के व्यक्ति नहीं है। वाल्मीकि तो भगवान राम को उत्पन्न करने वाले हैं। जिस व्यक्ति की वजह से राम कण कण में विद्यमान है, वह व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर समाज का रह गया और हमने भी छोड़ दिया उनको। ये कौन लोग थे जो आकर के हमें बांट के चले गए? एक दो नहीं, ऐसी तमाम। कालिदास को कहते हैं कि वो मूर्ख था, जिस डाली पर बैठा उसी को काट रहा। ये कालिदास ने तो नहीं लिखा है कहीं। और ना कालिदास के अनुवर्ती साहित्य में 1500 साल तक किसी ने लिखा कि कालिदास मूर्ख था। अब किसने कालिदास की मम्मी को फोन किया था कि मम्मी बताओ ये मूर्ख था कि नहीं था? ये कौन लोग हैं यार जो ऐसी ऐसी अफवाहें लाके हमारे महाकवियों के बारे में फैला देते हैं? हाँ, कुछ रहा होगा तभी तो लिखे। बिल्कुल ठीक कहा। यही तो जानने की जो कोशिश करनी है भाई, यही जानने की कोशिश करनी है। जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है वो यही कहेगा। कितने लोग कहते हैं कि वेद गणेरियों के गीत हैं? सुना है ना? विंटरनिक्स नाम का एक अंग्रेज लिखता है अपने संस्कृत लिटरेचर नामक किताब में कि वेद में 10 मंडल जो हैं उसमें से दूसरे से लेकर 9वां मंडल पुराना है और पहला और आखिरी मंडल नया बाद में जोड़ दिया गया। अब ध्यान से विचार करना, जो विंटरनिक्स एक अक्षर संस्कृत नहीं पढ़ा था, वो विंटरनिक्स हमारे वेद के बारे में ऐसी टिप्पणी करता है। और हम हमारे देश के विद्वान जिनको खाली अंग्रेजी में ही पढ़ना है उसी की किताब पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो वेद छुएगा नहीं हाथ से। और वो कहेगा कि नहीं विंटरनिक्स ने कहा है तो गलत थोड़ी कहेगा वो। और मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमें खुद संस्कृत नहीं आती। हमने वेद छुआ। कितने लोग हैं जरा बताएंगे ईमानदारी से कि वेद छुआ है हाथ से? देख लो, गिन लो। कुछ लोग देखा देखी भी उठा लेंगे हाथ। नहीं देखा है तो लाइब्रेरी में होगा, है ना? ये सुन लो, प्रमाण है गुरु जी लोग। कल जाके, कल शनिवार खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा? खुला रहेगा। खुला रहे, नहीं तो सोमवार को हाथ से छू जरूर लेना, ताकि दोबारा मैं कभी मिलूं और पूछूं तो बोल सके कि हाँ मैंने वेद हाथ से छुआ है। बंधुओं, हमारी विद्या ने
पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है। संस्कृतम केवलम भाषा नास्ति। कई मोटे में अपने घर में, जैसे वहां लिखा है ना हंसराज कॉलेज, मोटे में घर में लिख लेना कि संस्कृतम केवलम भाषा नास्ति। संस्कृतम किमस्ति? संपूर्ण विषयानाम माता अस्ति। उसने केमिस्ट्री को भी पैदा किया है, उसी ने फिजिक्स को पैदा किया है, और तो और मैथमेटिक्स को भी। आज जीरो का आविष्कार किसने किया था? सबको पता है, पता है ना? आर्यभट्ट कब पैदा हुए थे? 326 बीसी। ठीक बता रहे हैं आप? गूगल मार लो जरा, कोई गूगली देखो। गूगल तो कुछ भी अभी देखो गूगली बताएगा कुछ। मैं उसको गूगल नहीं गूगली बोलता हूँ, क्योंकि वो गूगली खेल देता है कई बार। लो, यानी कि आज से करीब 1500 साल पहले, ठीक है ना? अच्छा, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? उसके बाद हुआ था कि पहले हुआ था? पहले हुआ था। दुर्योधन कितने भाई थे? 100। तो वो गिनती कैसे होती है? 5 बता दिया भाई। अब इस गूगल की गूगली समझ में आई? सबसे बड़ा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, विचार नहीं हो रहा है। बस गूगली देख ली ना? कितना बड़ा भ्रम फैलाया गया हमारे सामने कि नहीं जी, भारत में पढ़े लिखे लोग तो थे ही। बच्चा बच्चा जानता है कि दुर्योधन के 100 भाई थे। क्या बिना जीरो के 100 हो जाएगा? तो ये गिनती व्यास ने कैसे कर ली होगी? क्योंकि वही खड़े थे 100 बच्चा बनाने के लिए। एक बच्चे से 100 बच्चा उन्होंने बनाया था। उनको गिनती नहीं आती थी। अरे वो आदमी इतना चतुर था, इतना दिमाग था कि दुर्योधन के 100 भाइयों के नाम केवल दू से ही है। दुशासन, दुर्योधन, दुर 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 दुर। बहन का नाम भी दुशाला। ये बात है, क्या बात उस है, आदमी से, उस आदमी को जीरो का पता नहीं था, जिसने 100 बच्चों के नाम दू पे रख दिए। आज पूछ लो जरा किसी को, हम भी नहीं बता पाएंगे। 100 की गिनती। ये हमारी विद्या का चमत्कार है। इतना कुछ है भाई, आप जाओगे डूबोगे। सोचो, युद्ध के मैदान में एक आदमी खड़ा होकर 700 श्लोक का प्रवचन दे गया। ना तो बोलने वाले की मानसिकता होती है, ना सुनने वाले की मानसिकता होती है। बिल्कुल लाखों सेना खड़ी है। अच्छा, वो लाखों संख्या कहां से आ गई? कितनी आई थी लड़ने? 10 तो आए होंगे भारत के युद्ध में। कितने आए थे? 18। छोड़, उसमें जीरो नहीं आता होगा? तो ये कहां से आर्यभट्ट को जीरो का पैदाइश मनाया गया? सोचो सोचो, इस गूगल ने कितनी गूगली दी है हमें। ये मैं उन विषयों का उल्लेख कर रहा हूं जिन विषयों को आप चावल दाल की तरह रोज खाते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। आज गूगल जो कहेगा वही प्रामाणिक है, और आपके सामने, आपके हाथ से, आपके मुंह से मैंने गूगल को गूगली कह दिया है कि वो गूगली दे रहा है हमें। उसको नहीं पता है कि भारत का विज्ञान कितना ऊपर था। मंगल ग्रह लाल है, ये किसने बताया? कब बताया गया? अभी साइंस ने कब बताया? कोई गया कि नहीं गया अभी मंगल पे? हमने तो अपने देवता बैठा रखा है वहां पहले से। हम गए नहीं। बृहस्पति को भी बैठा रखा है, शुक्र को भी बैठा रखा है, और तो और शनि को भी बैठा रखा है। ये सब देवता हैं हमारे। बाकी लोग अभी पहुंच ही नहीं पाए। बृहस्पति इतना विशाल है कि अभी तक पहुंच नहीं पाए। सूर्य को तो सोचते भी नहीं है वो जा पाएगा। हमने वहां भी एक देवता बैठा रखा है। सोचो, हमारे दिमाग के लोग, हमारे ऋषियों का चिंतन। अब समाप्ति की ओर ले चलता हूं, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लगी थी ज्यादा। हाँ, छोटा सा एक उदाहरण देके बात खत्म कर दूंगा। अंत में एक कहानी सुनाऊंगा, याद दिला देना, भूल गया हूं। साइंस कहता है कि
मनुष्य की बुद्धि का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आज से 100 साल पहले जो मनुष्य थे वो कम बुद्धिमान थे और आज बुद्धि तो ज्यादा है। मानते हैं ना? बोल नहीं रहा है कोई? नहीं मानते। अरे होशियार हो गए फिर तो। अच्छा, 100 साल बाद जो होंगे वो और कम हो जाएंगे। यानी कि अब आप लोग इस पोजीशन में हैं कि साइंस की इस थ्योरी को नकार सकें। ये क्षमता आ गई है ना? ये बात कहने की आवश्यकता है। आज कोई भी साइंटिस्ट, ये दरअसल ये थ्योरी दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि आगे से आगे जनरेशन डेवलप करती जाएगी, उसका दिमाग बढ़ता जाएगा। बाद में बुढ़ापे में खुद ही बैठ कर रोया। जब हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम गिराए तो ऐसे माथा नोच नोच के अल्बर्ट आइंस्टीन रोने लगे कि हमने दुनिया को क्या दे दिया है। 1 सेकंड में उड़ा दिए 2 शहर। सारे उसमें दोषी तो नहीं रहे होंगे, दोष तो गिने चुने लोगों का होगा, लेकिन उड़ा हमने पूरा शहर ही नहीं दिया। अगले 100 साल तक पीढ़ियां नहीं हुई वहां। यही साइंस का चमत्कार था, एक डायनामाइट बना के। अल्फ्रेड नोबेल माथा पकड़ के रोया था जब उसने बम बनाया था पहली बार, क्योंकि उसने बम बनाया था सड़क तोड़ने के लिए, और ये विचार वेद में है। मरुतगण सड़क तोड़ने के लिए ध्वनि करते थे, ध्वनि से सड़क बनाई जाती थी। ये बात वेद में लिखा है। इस बात को जब अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ा तो उसके दिमाग में बात घूम गई। बोला अब बम करता क्या है? धमाका ही तो करता है, ध्वनि करता और कुछ नहीं करता है। डायनामाइट सिर्फ जोर की ध्वनि करता है और ध्वनि से विस्फोट होता है। विस्फोट से एक जगह की चीज उड़ के अलग चली जाती है, रास्ता बन जाता है। इसी काम के लिए पहली बार जब नोबेल ने डायनामाइट बनाया, बाद में जब उसको लगा कि नहीं मैंने बहुत गलत चीज बना दी, क्योंकि उसका उपयोग बाद में उसके अगल बगल के देशों ने दूसरे को मारने में शुरू कर दिया, जर्मनी ने उपयोग कर दिया, तब उसने दुखी होकर के अपना सारा पैसा अपने बच्चों को न देकर समाज के लिए उसने नोबेल पुरस्कार के रूप में अपना सारा धन ही दान कर दिया कि मैंने तो बना तो दिया पता नहीं क्या। अब उसका साइंस दुनिया में क्या कहर मचाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत गलत होगा। तो साइंस की ये दृष्टि कि नहीं सब हम ही खा लें, आगे 100 साल बाद दिल्ली में पानी नहीं मिलने वाला। अभी भी मैं भी खरीद के पीता हूं रोज, ठीक है। और जो पानी आता है टैंकर वाला, उसमें इतना ज्यादा कैल्शियम होता है कि हर दूसरे महीने हमारे टॉयलेट का वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें वो कैल्शियम जम जाता है, फिर पानी नहीं बचता है, फिर 500 रुपया देना पड़ता है, दूसरे को बुला के नया कराना पड़ता है। तो अभी हमारे सामने जब ये हाल है, 100 साल बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। तो साइंस को साइंस तक सीमित रखकर अपनी दिनचर्या को भारतीयता में ढालने के लिए संस्कृत एकमात्र साधन है हमारे पास। इसलिए हमको संस्कृत के पास लौटने की आवश्यकता है। अंत में एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जंगल के राजा ने सारे जानवरों की सभा बुलाई और कहा कि मैं तो राजा हूं, मुझे जोक सुनने का मन है। जो सबसे बढ़िया जोक सुनाएगा उसको अपने बगल में बैठाऊंगा, और जिसके जोक पर सारी सभा नहीं हंसेगी उसको मैं खा जाऊंगा। बड़ी खतरनाक शर्त। बगल में बैठाएगा तो भी खतरनाक है, वो तो सिंह के बगल में कौन बैठेगा, वो भी डर, और दूसरा डर तो है ही कि खाई जाएगा सीधे। बोला कल से शुरू होगी सभा। सारे जानवर भागे, लाइब्रेरी गए और जाके उन्होंने फटाफट जो वो पढ़े कहीं से ढूंढ ढांड के ले आए कि चलो यार राजा को सुनाना है, खुश करना है। सारे आए तो सबसे जब आ गए सभा बैठ गई तो बोला हाँ भाई कौन सुनाएगा। तो गधा खड़ा हुआ पहले, बोला मैं सुनाऊंगा। तो सुनाओ। उसने जोक सुनाना शुरू किया, खूब बढ़िया जोक सुनाया और